हेलो एवरीवन। अपन डायरेक्टर की सीरीज डिस्कस कर रहे थे आईसीआई के मटेरियल से। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। और जो भी मेरे वीडियोस देख रहा है वो नीचे वीडियो के अपने फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको कोई डाउट्स है या फिर आपको किसी और टॉपिक पे, कंपनी लॉज, इकोनॉमिक लॉ या फिर ऑडिट पे किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करें। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है सीए फाइनल रिलेटेड, तो जिसमें अपन सीए फाइनल के रिलेटेड कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, ऑडिट पे एमसीक्यू शेयर करेंगे। तो पार्ट लेना चाहते हैं आप तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बारे में डील करता है सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 153 से लेकर के 159 तक। तो सबसे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अलॉट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करता है। किसको? इंडिविजुअल को जो अपॉइंट होना चाहता है एज ए डायरेक्टर किसी कंपनी में। पर्पज क्या होता है इस नंबर का? फॉर द पर्पज ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो एज ए डायरेक्टर आइडेंटिफाई किया जा सके उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलॉट करती है। फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर किसी के पास में है तो उसको अलग से डीपिन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब डीपिन क्या होता है? जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है उनके केस में डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो होता है डीपिन। तो अगर किसी को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है तो उसके लिए डीपिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उसके पास में डिन नंबर है तो उसको अलग से डीपिन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है। इसके अलावा अपन ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास में डिन नंबर ना हो। तो ये ऐसा बोलता है सेक्शन 152 सबसेक्शन 3। तो डिन नंबर होना मैंडेटरी है अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो आप किसी भी कंपनी के। अब सेक्शन 153 जो है वो डील करता है फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन। कोई भी इंडिविजुअल जो बनना चाहता है डायरेक्टर किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एप्लीकेशन करेगा डिन नंबर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब फीस के साथ में। तो रूल 3 बात करता है प्रोसीजर। अब फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ द डिन की प्रोसीजर क्या होगी, कौन सा फॉर्म होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगी, वो देख ले अपना। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। तो सेक्शन 153 डील करता है रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द डिन। तो कोई भी इंडिविजुअल जो बनना चाहता है डायरेक्टर किसी कंपनी का वो एप्लीकेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब फीस के साथ में, फॉर अलॉटमेंट ऑफ द डिन। रूल नंबर 9 जो है वो पूरी प्रोसीजर बताता है कि एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में की जाएगी और कैसे की जाएगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ द डिन। तो सबसे पहले इसमें लिखा है फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन करनी है डिन नंबर के लिए? तो जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है इंडिविजुअल वो एप्लीकेशन करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर्म नंबर DIR 3 के अंदर। ठीक है। तो फॉर्म नंबर DIR 3 होता है अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए, ये याद रखना है आपको। दूसरा इसमें एक और फॉर्म नंबर दिया गया है, फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस। इसके द्वारा भी जो है आप डिन नंबर अलॉट करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये कब होगी? कोई भी डायरेक्टर जो प्रपोज डायरेक्टर है किसी के पास भी डिन नंबर नहीं है अगर। इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मिस्टर वरुण, अंकित एंड पराग, ये तीनों प्लान करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं और पहले से इन तीनों में से किसी के पास भी डिन नंबर नहीं है। तो ये फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस जो है फिलअप करके डिन नंबर इन तीनों को एक साथ में अलॉट हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3% जो है डिन नंबर फॉर्म नंबर INC 32 से के थ्रू भी जो है डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर दी सबमिशन ऑफ द डिन एप्लीकेशन। डिन की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और डिन नंबर के साथ में कौन कौन से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट डिन नंबर की जो एप्लीकेशन देगा एप्लीकेंट वो नंबर DIR 3 में, तो उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसको। एक तो सबसे पहले उसको फॉर्म नंबर DIR 3 डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। फिर उसको फिलअप करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, कॉपी अटैच करनी पड़ेगी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट की। एक तो फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। चौथा, बोर्ड रिजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड। तो ये 5 चीजें साथ में उसको अटैच करनी है फॉर्म नंबर DIR 3 के।
फिर वो सबमिट करेगा डिजिटली साइन करके, फॉर्म नंबर DI3 जो है उसको डिजिटली साइन करके इलेक्ट्रॉनिकली वो सबमिट कर देगा यूजिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके साथ में ये फॉर्म नंबर DI3 जो है उसको वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा डिजिटली बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से, या आप वेरीफाई करवा सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर से, CEO से या CFO से, एग्जिस्टिंग कंपनी के, ठीक है, इनसे भी आप वेरीफाई करवा सकते हो। इन केस ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन डज नॉट हैव लास्ट नेम, अगर किसी पर्सन के का लास्ट नेम नहीं है तो वो अपने ग्रैंडफादर एंड फादर का लास्ट नेम यूज कर सकता है, और उसको फिर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उस केस में फॉर्म नंबर DIR3A में। हाँ, तो सेक्शन 154 अलॉटमेंट ऑफ डिन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब है अब है जो डिन नंबर अलॉट करेगा कितने टाइम में, विद इन 1 मंथ फ्रॉम दी रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। तो फॉर्म नंबर DIR3 में अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए जो बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है वो एप्लीकेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस एप्लीकेशन के रिसिप्ट होने के विद इन 1 मंथ इश्यू करना पड़ेगा डिन नंबर। अब रूल नंबर 10 में प्रोसीजर दी गई है रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अलॉटमेंट ऑफ द डिन। तो सबसे पहले तो जैसे ही फॉर्म DIR3 फाइल करेगा तो एक एप्लीकेशन नंबर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और कम्युनिकेशन ऑफ द इश्यू ऑफ द डिन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगा, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो जो भी डिसाइड करेगा वो कम्युनिकेट कर देगा एप्लीकेंट को अलोंग विद द डिन नंबर, कितने टाइम में, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन, जब रिसिप्ट होती है उस डेट से। इन केस ऑफ द डिफेक्टिव एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, जो फॉर्म नंबर DIR3 में एप्लीकेशन दी है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन, वो अगर डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिन करने के बाद में क्या करेगा, वो इंटीमेट करेगा उस एप्लीकेंट को कि आपके एप्लीकेशन में ये इनकम्प्लीटनेस है या डिफेक्ट है। कैसे इंटीमेट करेगा, एक तो अपनी वेबसाइट पर लगा देगा, और दूसरा वो बाय ईमेल जो एप्लीकेंट को भेज देगा कि आपके एप्लीकेशन में ये डिफेक्ट है या ये एप्लीकेशन में आपके इनकम्प्लीटनेस है। फिर उनको बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट करेगा कि आप इसको विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को एंड बोल सकता है आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो, अगर उनको लगता है कि जो डिटेल है वो करेक्ट नहीं है, या फिर जो रेक्टिफाई करने के बाद भी पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अभी भी वो डिफेक्टिव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नई फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोल सकता है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर देखता है कि डिफेक्ट आर नॉट रिमूव विद इन द गिवन टाइम, अगर 15 दिन का टाइम दिया फिर भी डिफेक्ट रिमूव नहीं हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को ट्रीट कर देगा एज एन इनवैलिड एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इन्फॉर्म टू द एप्लीकेंट आइदर बाय वे ऑफ लेटर, बाय पोस्ट, और बाय इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मीन। तो एप्लीकेंट को जो इन्फॉर्मेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाय लेटर, बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली या इन एनी अदर मोड में इन्फॉर्म कर देगा रिगार्डिंग दी, कम्युनिकेट कर देगा कि भाई आपका जो डिन नंबर है वो अलॉट हुआ या डिफेक्ट है, तो ये दोनों में से कुछ भी कम्युनिकेट करना रहता है ना, वो कर देगा। उसके बाद में इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार फीस दे दी वो तो रिफंड कभी होने वाली है नहीं, तो वही लिखा है कि अगर फीस आपने जो पे की है वो आपको रिफंड नहीं होने वाली है डिन नंबर के लिए। जो भी डिन अलॉट होते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, ये रूल आने के पहले से कोई, ये रूल ही नहीं आया उससे पहले ही कोई डिन अलॉट हो गया तो भी यही माना जाएगा इस रूल के अंदर ही वो अलॉट हुआ है, और डिन अलॉटेड अंडर दिस रूल इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। तो एक बार डिन नंबर अलॉट हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी होती है उसकी। प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन 1 दिन। तो सेक्शन 155 बात करता है कि कोई भी पर्सन के पास में एक से ज्यादा डिन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन है। Director to intimate DIN. Every existing director shall within 1 month of receipt of DIN from the central government intimate his DIN to the company. तो जो भी डायरेक्टर कंपनी का है उसके पास में डिन नंबर है तो उसको कंपनी को विद इन 1 मंथ जो है अपना डिन नंबर कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, और कंपनी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा डिन नंबर के बारे में रजिस्ट्रार को। तो 15 दिन के अंदर कंपनी जो है अपने जितने भी डायरेक्टर हैं उन सब का डिन नंबर रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगी। उसके अलावा पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश द डिन टू द रजिस्ट्रार, कंपनी जो रजिस्ट्रार को डिन नंबर इंटीमेट करना रहता है वो अगर फेल हो जाती है उसको इंटीमेट करने में अपने सारे डायरेक्टर के डिन नंबर के बारे में,
तो उसको पेनल्टी लग सकती है 25,000 रुपए की। अगर कंटिन्यू रहता है फेलियर तो पेनल्टी लगेगी 100 ऑफ फॉर ईच डे, जब तक फेलियर कंटिन्यू रहता है, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको भी लग जाएगी पेनल्टी मिनिमम 25,000 रुपए की। कंटिन्यू फेलियर रहेगा तो 100 रुपीज ईच डे, और वो मैक्सिमम लगेगी उसको 1 लाख रुपए तक की। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन, तो हर पर्सन को और हर कंपनी को जब भी वो कोई रिटर्न फाइल करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल करता है या कोई भी पर्टिकुलर फाइल करता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर, तो उसमें हर जगह पे उसको मेंशन करना पड़ेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेशन ऑफ सेक्शन 152, 155 एंड 156। सेक्शन 152, कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास में डिन नंबर ना हो, ऐसी बात करता है। सेक्शन 155, एक से ज्यादा डिन नंबर नहीं रख सकता कोई बंदा। और सेक्शन 156 जो अभी अपने ऊपर देखा था, 156, डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन, हर डायरेक्टर को अपना डिन नंबर कंपनी को इंटीमेट करना होता है। तो ये तीनों सेक्शन का अगर नॉन कंप्लायंस किया है तो उस केस में पेनल्टी कितनी लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी अप टू 50,000। अगर कंटिन्यू होती है डिफॉल्ट तो 500 रुपए ईच डे लग जाएगी। हाँ, तो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, उसको रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने ये देखा कि कोई भी बंदा जो डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी कंपनी का, तो वो डायरेक्टर तभी बन सकता है जब उसके पास में डिन नंबर हो। तो उसको डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। वो किस में करेगा एप्लीकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करेगा फॉर्म नंबर DIR-3 में। ठीक है। फॉर्म नंबर DIR-3 उसको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से, फिर उसको फिलअप करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी फोटोग्राफ, एड्रेस वगैरह, वो सारा उसको प्रूफ को अटैच करके फिर सबमिट कर देगा। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद में एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा उसके पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा। जो भी करेगा वो कम्युनिकेट कर देगा विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। तो जब उस सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर DI-3 में एप्लीकेशन मिलती है, उसके 1 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। और अगर अप्रूव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिन नंबर अलॉट जो करेगा वो बाय पोस्ट, बाय इलेक्ट्रॉनिकली या इन एनी अदर मैनर जो है वो भेज सकता है। और अगर एप्लीकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है एग्जामिन करने के बाद कि एप्लीकेशन तो डिफेक्टिव है या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे तो प्लेस करेगा ही, उसके साथ में उसको एप्लीकेंट को भी ईमेल कर देगा कि आपके एप्लीकेशन में ये डिफेक्ट है या आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो आप इसको विद इन 15 डेज जो है रीसबमिट करके रेक्टिफाई कर लीजिए। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है तो उसने तो जो रेक्टिफाई किया है वो पार्शियली किया है, पूरा रेक्टिफाई नहीं किया है। या उसने जो रेक्टिफाई किया है उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है एप्लीकेशन कि भाई फिर भी ये तो डिफेक्टिव है। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है और ये बोल सकता है कि आप फिर से पूरी एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। और इन केस ऑफ नॉन रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट को रिमूव करता ही नहीं है 15 दिन के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को ट्रीट करेगा इनवैलिड इन अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर। और जो भी एप्लीकेशन फाइल होती है उसका जो फीस देता है वो फीस का रिफंड नहीं मिलने वाला है एप्लीकेंट को। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डिन नंबर। तो रूल नंबर 11 बात करता है इसके बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन नोएडा या फिर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर, इन तीनों में से कोई भी upon being satisfied on verification of particular or documentary proof attached with the application, जो फॉर्म नंबर DI-3 में एप्लीकेशन फाइंड होती है डिन नंबर के लिए, उसके जो पर्टिकुलर है उसको देखने के बाद में या फिर उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच है उनको वेरीफाई करने के बाद में, इन तीनों में से कोई भी इनके पास में पावर है कि वो डिन नंबर को डीएक्टिवेट या फिर कैंसिल कर सकते हैं फॉलोइंग केसेस में। पहला केस कौन सा है? पहला केस है डिन नंबर फाउंड टू बी डुप्लीकेट। अगर डिन नंबर डुप्लीकेट है तो उस केस में उसको कैंसिल कर सकते हैं, वो डिन नंबर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर डिन जो है वो ऑब्टेन किया गया है फ्रॉडुलेंट मैनर में या रॉन्गफुल मैनर में या फिर फ्रॉडुलेंट मीन्स में। डिन वाज ऑब्टेन इन द रॉन्गफुल मैनर और बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, तो वो कैंसिल करने से पहले, डीएक्टिवेट करने से पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ट देंगे कंसर्न इंडिविजुअल को। अब रॉन्गफुल मैनर का मतलब क्या हुआ कि डिन जो ऑब्टेन किया गया है वो
ऐसे डॉक्यूमेंट दिए हैं कि जो लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट दिए हैं उसने, या फिर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन का सप्रेशन किया है, या कोई रॉन्ग सर्टिफिकेशन करवा के एप्लीकेशन दी है, या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो उन सबको अपन बोलेंगे रॉन्गफुल मैनर में। और फ्रॉडुलेंट मीन का मतलब क्या हुआ कि इंटेंट टू डिसीव एनी अदर पर्सन और एनी अथॉरिटी इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको आपने डिसीव करने के लिए एप्लीकेशन किया, तो उसको अपन फ्रॉडुलेंट मीन्स बोलेंगे। तो कब कब जो है कैंसिल हो डीएक्टिवेट कर सकता है, एक तो डिन जो है डुप्लीकेट फाउंड हुआ, या फिर डिन जो ऑब्टेन किया है वो रॉन्गफुल मैनर में या फिर फ्रॉडुलेंट मीन्स में ऑब्टेन किया है, या फिर जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई है, इंडिविजुअल जो पर्सन जिसका डिन नंबर है उसकी डेथ हो गई है, या फिर जो इंडिविजुअल है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर वो खुद भी सरेंडर कर सकता है डिन नंबर को। कैसे? फॉर्म नंबर DIR-5 में एप्लीकेशन कर सकता है वो, और उस एप्लीकेशन के साथ में उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जो डिन नंबर है उसने कोई भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर ये डिन नंबर यूज नहीं किया है, और ना ही इस डिन नंबर को उसने किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए यूज नहीं किया है। तो उस केस में वो ये डिक्लेरेशन दे देगा, फॉर्म नंबर DIR-5 दे देगा, तो अपना डिन नंबर है वो सरेंडर कर सकता है वो। और बिफोर डीएक्टिवेशन ऑफ एनी डिन, किसी भी डिन को डीएक्टिवेट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ई वेरीफाई करेगी, अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगी, चेक करेगी बिफोर डीएक्टिवेशन। हाँ, तो नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थर्न रीजन, or any officer authorized by the central government or regional director northern region shall deactivate the director identification number of an individual who does not intimate his particular in e-form DIR-3 KYC within the stipulated time in accordance with the rule 12A। तो रूल 12A के अंतर्गत जो है ई फॉर्म DIR-3 KYC जो फाइल करना पड़ता है, एक उसकी टाइम लिमिट होती है, वो अगर नहीं किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रेजिडेंट डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन, या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेजिडेंट डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन, वो डीएक्टिवेट कर सकता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को। द डीएक्टिवेटेड DIN shall be reactivated only after ई फॉर्म DIR-3 is filed। तो डीएक्टिवेटेड जो हुआ है उसको वापस से रीएक्टिवेट भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर वगैरह। तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? ई फॉर्म DIR-3 इज फाइल्ड अलोंग विद द फी। ठीक है। अब इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाई इन द डिन नंबर। डिन एप्लीकेशन, डिन की एप्लीकेशन जब फाइल करता है फॉर्म नंबर DIR-3 में एप्लीकेंट, तो उसकी जो डिटेल दिए देता है वो पर्टिकुलर देता है, उसमें कोई चेंज हुआ है, तो उस केस में उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि वो कैसे करेगा, ये रूल नंबर 12 में बोला गया है। तो intimation of the change to the central government. Every individual who has been allotted a DIN under these rule, in the event of any changes in the particular, in as stated in the form DIR-3, तो फॉर्म DIR-3 में जो उसने पर्टिकुलर दिए हैं उसमें कोई भी चेंजेज होता है तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज। जिस दिन कोई चेंज हुआ है उसके 30 दिन के अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर DIR-6 में। तो डिन नंबर के लिए जो एप्लीकेशन करनी है वो तो फॉर्म नंबर DIR-3 में करनी है, लेकिन उस एप्लीकेशन के पर्टिकुलर में आगे जाके कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज को इंटीमेट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर DIR-6 में, फॉलोइंग मैनर में। कैसे? फॉर्म नंबर DIR जो 6 है उसको डाउनलोड करना है, फिल करनी है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो चेंज हुआ है विद दी रिक्वायर्ड स्कैन कॉपी ऑफ द प्रूफ अटैच कर देना है जो भी चेंजेज हुआ है उसका। फिर फॉर्म को डिजिटली साइन करवाना है प्रैक्टिसिंग CA से, या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, या फिर कॉस्ट अकाउंट इन प्रैक्टिस से, और फिर उसको DIR-6 को सबमिट कर देना है। Application to be informed of change in the electronic database. Central government, upon being satisfied after verification of such change, particular from the enclosed proof, shall incorporate the said changes। फिर जो चेंजेस जो इंटीमेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डाटाबेस में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगी। फिर इंटीमेट टू द कंसर्न रजिस्ट्रार, जो डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री है वो कंसर्न जो भी रजिस्ट्रार है उसको इंटीमेट कर देगी
जिसका भी जुरिडिक्शन है उसको भी इंटीमेट कर देगी रिगार्डिंग द चेंजेज इन दी पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन में चेंज हुए हैं उसको। फिर इंडिविजुअल टू इन्फॉर्म द चेंजेज इन पर्टिकुलर टू द कंपनी, और जो इंडिविजुअल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना है इंटीमेट, और उसको कंपनी को भी इंटीमेट करना है। कंपनी को कब इंटीमेट करेगा वो? विद इन 15 डेज ऑफ द सच चेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज इंटीमेट करना है, एंड कंपनी को इंटीमेट करना है विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज।